हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमआरएस एग्जाम के लिए हिंदी की क्लास थर्ड करने वाले हैं। और इसमें जो आपका सिलेबस पूछा गया था, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या था हिंदी में। तो देखिए, आपके पास संधि था, संधि में करा चुका हूँ। अपठित गद्यांश, जो मैं आपको मॉक पेपर करा रहा हूँ उसमें अपठित गद्यांश एक होता है, किस तरीके से आपका पैसेज आता है वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, समास हम इस वीडियो में कर लेंगे। बाकी के बचे आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, अशुद्धियाँ और अशुद्ध वाक्य, ये भी आप ऑलमोस्ट कर ही लेंगे। वाक्य के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति हैं। ये 4 सेक्शन मैं आपको कल करा दूंगा, या अगर मैं नहीं करा पाता हूँ तो अपने नोट्स की फोटो खींच के या पीडीएफ बनाकर आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। ठीक है। बाकी जो नीतीश सर हैं उनके द्वारा आपके मैथ्स के जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे जो चैप्टर्स है वो आपके सर ने करा दिए। यहाँ पर डिस्काउंट भी सर ने करा दिया है। तो आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिएगा। कहाँ से आपको देखने हैं, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा द एग्जाम हेल्पर जी के चैनल है। यहाँ से मैं बता देता हूँ। देखिए ये वाला, यहाँ पर आपको ये देखिए, मैथ्स की टोटल 18 क्लासेस हो चुकी हैं, कंप्यूटर की 8 क्लासेस, हिंदी की 2 हुई थी संधि तक, वर्णमाला संधि, अब तीसरी हम करने वाले हैं समास, है ना। और ये सर ने एक मैथ्स को अटेम्प्ट करने के लिए रणनीति डाली थी। ये नहीं देखी है तो जाके देख लेना, है ना। इसके अलावा देखिए, यहाँ कंप्यूटर के फुल फॉर्म वगैरह मैंने डाल दी, भोकाल सीरीज है ना। बहुत सारी अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ हैं, आप जाके देखिए, डायरेक्ट आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़, जो आपके मॉक पेपर चल रहे हैं वो हमारे मेन चैनल द एग्जाम हेल्पर पर चल रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे जाके देखिए। और एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, आप बताइएगा आपका कहाँ पर पड़ा हुआ है। साथ ही साथ ओएमआर शीट को किस तरीके से भरना है, क्या सही तरीका रहेगा, गलत क्या रहेगा, ये वीडियो जरूर देख के जाना एग्जाम से, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक है, चलिए। तो हम कहाँ थे दोस्तों? अ, हम थे यहाँ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाकी, है ना। चलिए, मैथ्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करना, सर ने वीडियो बना दी, देख लेना। तो इस वीडियो में समास करने वाले जो कि सीधे मेरे नोट से रहने वाला है। ये वाला मैंने वीडियो अभी डाल दिया, नहीं देखा जाके देख लेना। इंग्लिश, हिंदी और जीके के अंतिम 3 दिन में हम मॉक करने वाले, वो मिक्स मॉक करने वाले हैं। ठीक है, सीबीएसई के द्वारा जो क्वेश्चन पूछेंगे, तो जान लगा दो यार, जाने दो। ठीक है, ओएमआर शीट वाला वीडियो वगैरह देख लेना, एडमिट कार्ड आ गए, ये भी आप जाके डाउनलोड कर लेना। ढेर सारी वीडियो बनी हुई है, जाके आप जो है वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। देखिए, यह है द एग्जाम हेल्पर। यहाँ पर आपको जो पीडीएफ वगैरह या कोई भी अपडेट होती है एग्जाम के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, कोई भी जैसे कि पीडीएफ वगैरह यहाँ पर डली हुई है। और इस तरीके से जो आपके एडमिट कार्ड के लिए आए थे लिंक्स वगैरह सारे यहाँ पर डले हुए। ये हमारा दूसरा चैनल है द एग्जाम हेल्पर जी के। यहाँ पर भी पीडीएफ वगैरह ये सारा कुछ आपको कंटेंट मिलते रहता है। ठीक है, कंप्यूटर्स की वीडियो वगैरह, तो जाके दोनों टेलीग्राम चैनल को नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना समास पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको संधि से पहले वर्णमाला पढ़ाया था, है ना। देखिए, यहाँ से इसको हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। हम यहाँ पर देखिए, तीन हमारे पास ये ऊपर देखेंगे तो सारे जो पीडीएफ से ऊपर खुले हुए, देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा ये वाला, ये हमारी सिंधी भी खुली है। और ये समाज के दो दो मेरे नोट्स से, दोनों नोट्स में आपके लिए लिया है। और ये कारक है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम करने वाले हैं कारक। कारक क्यों करने वाले हैं? जैसे संधि पढ़ने से पहले, संधि हमने पढ़ी थी, उससे पहले वर्णमाला पढ़ना जरूरी था, क्योंकि संधि पढ़ने के लिए आपको वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी तरीके से अगर आपको समास पढ़ना है तो उससे पहले आपको कारक आना चाहिए, क्योंकि समास का एक पार्ट जो है, लगभग आप कह लो 30% जो पार्ट है वो कारक से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कारक है, 5 से 8 मिनट का टॉपिक है, अभी कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर अपन समास पे चलते हैं, है ना। चलिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इजीली समझ में आएगा आपको। ओके, चलिए। तो देखिए कारक, तो दोस्तों कारक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। ठीक है, कारक मतलब क्रिया को करने वाला। क्रिया क्या होती है? कोई भी काम हम पूर्ण करते हैं उसको क्रिया होते हैं। तो जो क्रिया को करता है उसे ही हम कहते हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम कौन होते हैं? संज्ञा कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं, और उसी का उपनाम होता है सर्वनाम। ठीक है, जैसे तू तुम मेरा, उसकी वो नाम की जगह तू तुम मेरा तुम्हारा लगा देते हैं, तो वो सर्वनाम बन जाता है। तो इन शब्दों का, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया से जो संबंध बता दे, उन्हीं शब्दों को हम कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ओके, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ओके, चलिए। हिंदी में कितने प्रकार के कारक होते हैं? तो दोस्तों हिंदी में टोटल 8 प्रकार के कारक आपके होते हैं। चलिए, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं अपन, है ना। चलिए, 8 प्रकार के कारक होते हैं। प्राय इन कारकों के चिन्ह साथ लगते हैं।
इन चिन्हों को प्रसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। जो कारक होते हैं इनकी पहचान के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं दोस्तों, और जो चिन्ह होते हैं ये इसको क्या कहते हैं, इसको प्रसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। संज्ञा शब्दों के साथ विभक्तियां अलग से लगती हैं, जैसे रात्रि को क्या है यहाँ पे, विभक्ति है ना। रानी को, मोहन को फुटबॉल के लिए, दुकान पर, तो ये पर को के लिए ये क्या है, ये आपके कारक है। ठीक है, चलिए जबकि सर्वनाम के साथ विभक्ति कैसी लगती है, मिलाकर संयुक्त रूप में लिखी जाती है। जैसे मैं ने, मैं क्या हो गया सर्वनाम, ने क्या हो गई विभक्ति, इसको सर्वनाम हो गया, और हम क्या हो गया, हम हमारा तुम्हारा, ये सर्वनाम हो गया, हम से। ठीक है, जैसे संबोधन के चिन्ह कहाँ लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं जैसे, और शेष सभी विभक्ति बाद में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो विभक्ति क्या होती है, और संबोधन के शब्द जैसे बोलते हैं ना, ओ सुनो तो जरा, है ना, अरे यहाँ पर आइए, अजी सुनिए जरा, अजी, अरे, ओ, है ना, ये जो शब्द होते हैं ये स्टार्टिंग में लगते हैं, बाकी शेष सभी व्यक्ति बाद में प्रयुक्त तो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन पढ़ ली। चलिए अब हम मेन अपना काम कर लेते हैं कि कारक होता क्या है, उसका कार्य क्या होता है, उसकी विभक्ति कौन सी होती है, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले कारक, टोटल 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता का मतलब जो होता है क्रिया को करने वाला। जैसे मान के चल रहा हूँ कि मैं हूँ राहुल, तो मैं राहुल क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कौन हो गया, कर्ता, मैं काम क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, यानी कि राहुल ने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, तो कर्ता कौन हुआ, राहुल। विभक्ति क्या हुई, ने, ये शून्य विभक्ति भी होती है जैसे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए शुरुआत से मैं आपको शुरू करता हूँ। देखिए पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी कि क्रिया को करने वाला, इसमें विभक्ति जो होती है वो होती है ने, ये शून्य विभक्ति। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, क्या लिखा, राम ने, तो ने क्या हुई, विभक्ति, है ना। अब ऐसा पढ़ते आप इसको, राम पत्र लिखा, तो कोई सेंस दे रहा है ये वर्ड कोई सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा ना। राम ने पत्र लिखा, ये ने से क्या हो रहे हैं, कनेक्टेड हो रहे हैं, तो विभक्ति क्या हुई, ने, विभक्ति यानी जोड़ने वाली। ठीक है, तो राम ने पत्र लिखा। ठीक है, यहाँ पर पत्र लिखने का काम कराया जा रहा है, यानी कोई क्रिया क्या हो रही है, पत्र लिखने की, किसके द्वारा, राम के द्वारा, तो यहाँ केवल कर्ता ही उपस्थित है। ठीक है, जैसे शून्य विभक्ति भी होती है, शून्य का मतलब कोई विभक्ति ना होना, जैसे राम पढ़ता है, तो भाई राम पढ़ना क्या कर रहा, क्रिया, और किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, राम के द्वारा, तो राम क्या कर्ता कारक है, और पढ़ भी रहा है, तो राम पढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्ता कारक। अब इसके बाद आता है कर्म कारक। कर्म कारक यानी कि जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, यानी कर्ता कारक ने कोई भी जो काम करा है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक। जैसे कि इसमें विभक्ति होती है को या शून्य विभक्ति। जैसे देखें, राम ने बालक को मारा, तो भाई राम, क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, राम के द्वारा, राम क्या हो गया यहाँ पर कर्ता, किसको मारा, बालक को मारा, प्रभाव किस पर पड़ा, जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े। क्रिया क्या हो रही है, मारने की, किसको मारा, बालक को, तो किसने मारा, राम ने, तो क्रिया कौन कर रहा है, राम, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बालक पर। ठीक है, तो मारने की क्रिया हो रही है, तो क्या हो गया, बालक को यहाँ पर सेंटेंस जो है इससे जोड़ रहा है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कर्ण कारक, जिससे क्रिया की जाए या क्रिया करने का साधन। जैसे इसकी विभक्ति होती है से या के द्वारा। जैसे यहाँ पर ऊपर का देखिए कर्म कारक जो था, इसका शून्य विभक्ति होती है। जैसे राम ने पक्षी देखा, तो क्रिया हुई देखने की, किसके द्वारा, राम के द्वारा, प्रभाव किस पर पड़ा, पक्षी पर, क्योंकि पक्षी को देखा गया है ना, इस तरीके से। कर्ण कारक मैंने बताया जिससे क्रिया की जाए या क्रिया करने का साधन। जैसे से या के द्वारा। से देख लेते हैं, राम ने बाण से रावण को मारा, क्रिया क्या हुई यहाँ पर, मारने की, किसके द्वारा मारा गया, राम, राम कौन हो गया, कर्ता, है ना, किसको मारा, रावण को मारा, रावण कौन हो गया, कर्म कारक, किससे मारा, बाण से मारा, तो बाण क्या हो गया, कर्ण कारक, और विभक्ति क्या हो गई, से विभक्ति। ठीक है, अगला है के द्वारा। राम के द्वारा रावण मारा गया, क्रिया क्या हुई, मारने की। ठीक है, किसने मारा, राम ने, किसको, रावण को, तो राम हो गया कर्ता कारक, रावण हो गया कर्म कारक। के द्वारा, के द्वारा क्या हो गया हमारा, कर्ण कारक, राम के द्वारा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राम भी क्या हो गया, यहाँ पर कर्ण कारक भी हो गया, कर्ता कारक भी हो गया, क्योंकि उसके द्वारा ही तो क्रिया की गई। अगला है दोस्तों संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी कि को या के लिए विभक्ति यूज होती है। जैसे गरीब को दान दो, तो दान देने की क्रिया जो की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है, गरीबों के लिए, है ना, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको कहते हैं संप्रदान कारक। ठीक है, के लिए, जैसे अध्यापक ने बच्चों के लिए पुस्तक लिखी, तो पुस्तक लिखने की क्रिया हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, अध्यापक के द्वारा हो रही है, और
है ना, अध्यापक ने बच्चों के लिए पुस्तक लिखी। ठीक है, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं संप्रदान कारक। किसके लिए? बच्चों के लिए यहाँ पर क्या हो गया? संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों अपादान कारक कौन सा होता है? अपादान कारक इंपॉर्टेंट है, जिससे पृथकता या अलगाव का भाव का बोध हो, है ना, जिससे अलग अलगाव भाव मतलब कोई चीज अलग हो रही हो, है ना, उसे बोलते हैं अपादान कारक। से विभक्ति इसमें यूज होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। तो भाई पेड़ से जब पत्ता गिर गया तो क्या हुआ? पेड़ से पत्ता अलग ही तो हुआ ना एक तरीके से, गिरने की क्रिया हुई। पेड़ से कौन गिरा? पत्ता। तो पत्ता क्या अलग हो गया ना एक तरीके से, ना उससे अलग हो गया। मोहन छत से कूदा, तो मोहन छत से अलग हो गया, अब कहाँ गया? वो जमीन पे आ गया, इस तरीके से, है ना। अगला होता है संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले जो होते हैं वो संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे का, की, के, रा, री, रे। जैसे सुरभि का पति आया। किसका पति आया? सुरभि का पति आया। तो यहाँ पर अब जे लिखते सुरभि पति आया, कोई सेंस देता? अब मान के जब जे नहीं लिखता, मैं बोलता सुरभि पति आया, कोई सेंस दे रहा? तो यहाँ क्या लगाता हम? संबंध कारक। सुरभि का पति आया, वायुयान की गति तेज है, भारतेंदु के नाटक श्रेष्ठ है। तो इसे संबंध बता रहे हैं, हमारा बेटा आ गया, हमारी बेटी आ गई, मेरे पिताजी आए हैं। तो ये क्या हो गए? सब संबंध हो है ना, रे पिताजी, है ना, मे रे। अगला दोस्तों हमारा 7वें नंबर का, एक सेकंड, क्या हो गया भाई? हाँ, अगला है हमारा अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण। अधिकरण जिस क्रिया करने के स्थान या समय को बताने वाला होता है। अधिकरण कारक क्या होता है? जो क्रिया करने के स्थान को बताए या समय को बताए। जैसे मैं और पर। टोकरी में फल रखे हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ठीक है, तो फल कहाँ रखे हैं? स्थान बता दिया उसने, टोकरी में फल रखे हैं। तो मैं क्या हो गया यहाँ पर? अधिकरण कारक हो गया। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो पर क्या हो गया? अधिकरण कारक। ठीक है, इसके बाद आते हैं संबोधन कारक, जिससे संज्ञा को बुलाया या पुकारा जाता है। जैसे हे, अरे, अजी, ओ। जैसे हे राम, हम पर कृपा करो। और अधिकरण कारक में ये वाला सिंबल जरूर हुआ, एक्सप्लेनेशन मार्क। ओके, अरे भाई अब हमारी भी सुनो, अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा, वो भाई सुन ले यार, है ना। तो ये हो गए आपके संबोधन कारक। हो गए, चलिए अब यहाँ पर मैंने एक ट्रिक से आपको पूरे संबोधन कारक बताया, मतलब पूरे कारक बताने की कोशिश की। जैसे राम ने, ठीक है, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए लंका में मारा। अब देखो इसमें क्रिया किस चीज की हो रही है? मारने की। तो ये तो अलग हो गया भाई, क्रिया हुई मारने की। चलिए अब कर्ता ढूंढते, किसने मारा भाई? राम ने मारना, राम ने मारा तो राम क्या हो गया? कर्ता। रावण को किसको मारा? रावण को तो कर्ता, कर्म, है ना। बाण से किससे मारा? बाण से, करण कारक। सीता के लिए यानी कि संप्रदान के लिए, लंका में मारा यानी कि स्थान बता दिया, अधिकरण कारक। तो यहाँ से इस एक एग्जाम्पल से आपके 1 2 3 4 5 6 6 कारक कंप्लीट हो गए। वैसे 5 कारक है, एक तो क्रिया हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा। ठीक है, राम कर्ता, किस पर प्रभाव पड़ा? कर्म पर। किससे मारा? करण से, क्रिया करने का साधन। सीता के लिए यानी कि संप्रदान कारक। स्थान कौन सा था? लंका, अधिकरण कारक। ओके, चलिए अब महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। तो यहाँ पर गांधी जी का प्रभाव किसी को पड़ा क्या? गांधी जी बोल रहे हैं कि उन्होंने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी। किसी यहाँ पर किसी पर इम्पैक्ट पड़ा? किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। तो गांधी जी यहाँ पर केवल अकेले काम कर रहे हैं, दैट इज कर्ता कारक। ओके, चलिए तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की। तो यहाँ पर भी भाई तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की, बट इससे किसी पर प्रभाव पड़ा? किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं पड़ा। तो ये भी कर्ता कारक है। शिकारी शेर को देखता है, तो भाई क्रिया हो रही है देखने की। तो शिकारी क्या हो गया? शिकारी किसको? शेर को देख रहा है, तो ये हो गया कर्म कारक। ठीक है, यहाँ पर क्रिया कर रहा है और इसका प्रभाव पड़ रहा है शेर पर। किसको देख रहा है? शेर पर। तो ये हो गया कर्म कारक। ठीक है, जिस पर प्रभाव पड़े, है ना। नहीं यार, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों चौथा, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। तो भाई शिक्षक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया गया, तो किस पर प्रभाव पड़ा? छात्रों पर। तो ये क्या होगा? शिक्षक हो गया यहाँ पर कर्ता कारक, छात्रों को हो गया कर्म कारक, क्योंकि इन पर प्रभाव पड़ा। गोपाल गिलास से पानी पीता, यहाँ क्या हो गया? कर्ण कारक। किसके द्वारा पानी पिया जा गया? किसके द्वारा पानी पिया गया? गिलास के द्वारा, तो कर्ण कारक हो गया यहाँ पर गिलास से। ठीक है, रोहिणी ने रानी से चित्र बनवाया। तो भाई यहाँ पर देखिए रोहिणी कौन हुई? कर्ता कारक, है ना। रानी से चित्र बनवाया और कर्ण कारक। किससे? रानी से काम करवाया, जिसके द्वारा काम किया जाए। किसने करवाया? रोहिणी ने, तो ये कर्ता कारक। राम श्याम के लिए आम लाया, के लिए यानी कि संप्रदान कारक। तो के लिए क्या हो गया? संप्रदान कारक।
पेड़ से पत्ता पृथ्वी पर गिरा, तो अभी अभी हमने पढ़ा था अपदान कारक, पेड़ से पत्ता अलग हो गया ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अरे यार बार बार, देखिए अमर का घर अच्छा है, किसका घर अच्छा है, अमर का घर, यहाँ संबंध हो गया ना भाई, किसका घर, अमर का, संबंध बता दिए। शेर वन में रहता, स्थान बता दिए, अधिकरण कारक, ठीक है। लास्ट है, पुस्तक मेज पर रखी, तो पर अधिकरण कारक है ना, स्थान बता दिया। तो ये हमारा कारक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं समास की ओर, ओके। देखिए ये मेरे नोट्स हैं पूरे हैंड रिटन, उससे मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलिए जितना बहुत रहेगा। देखिए समास है ना, और जूम करेंगे, चलिए यहाँ से जूम करते हैं भाई, और इसको करते हैं ऐसा, यहाँ से कलर चेंज करते हैं, थोड़ी थिकनेस बढ़ाते हैं। चलिए देखिए समास, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी कि कम शब्दों में कोई चीज कहे जाना, उसका अर्थ होता है समास, है ना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप में कोई चीज कहना कम शब्दों में। यह दो शब्दों से बना होता है, कौन कौन से, सम धन आस इज इक्वल टू समास, ठीक है ना। हमने संधि में पढ़ा था ना कि आ, आ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा ना, सम धन आस इज इक्वल टू समास, ठीक है। जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बैठाना। चलिए पहले वाले शब्द को पूर्व पद एवं बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं, जैसे राजपुत्र, तो राज क्या हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा, पुत्र क्या हो जाएगा, उत्तर पद। ये केवल डेफिनेशन ही आएगा नहीं है ना आपको, बट हाँ शाब्दिक अर्थ पूछ सकता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप, ओके। समास दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तथा इनसे मिलकर जो पद बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, इसमें क्या हुआ, दो शब्द मिले, कौन कौन सा, एक तो राज हो गया, एक पुत्र हो गया। इसका मतलब होता है राजपुत्र का कि राजा का पुत्र, ओके। इसका मतलब होता है राजा का पुत्र, यहाँ का छुपा हुआ है ना, का छुपा हुआ है इसमें। अभी हम अ, इसमें पढ़ेंगे क्या बोलते हैं तत्पुरुष समास, उसमें आप क्या जो कारक आएंगे ना वो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। किसका पुत्र, ओके। तो राजा का पुत्र, यहाँ संबंध कारक हो गया ना, किसका पुत्र, राजा का पुत्र। तो क्या बोल रहा है वो, समास दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने की प्रक्रिया को है, तो यहाँ दो शब्द मिलकर राज और पुत्र, ओके। चलिए चलिए अगला है, देखिए समास के तोड़ने को विग्रह कहा जाता है। समास को तोड़ देंगे, यानी कि जैसे ये लिखा था राजा का पुत्र, सॉरी राजपुत्र लिखा था, मैंने तोड़ दिया राजा का पुत्र, तो ये क्या हो गया, विग्रह हो गया। समास का विलोम शब्द पूछ ले तो व्यास होता है, ध्यान रखना, ठीक है। समास का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है, ओके। चलिए ये हमने डेफिनेशन देख ली पूरी इसकी। अब देख लेते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, और इन्हीं में से आपको एग्जाम्पल मिलेगा 100%, ठीक है। मेरे जो एग्जाम्पल है, समाज के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। मैं क्या करता हूँ, देखिए मेरे जो नोट्स होते हैं उसमें क्या है, डेफिनेशंस होती है, उसके टाइप्स होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वहीं से ज़्यादातर मेरे को कोई अन्य बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे लगभग जो नोट्स हैं उसमें सारे एग्जाम्पल जो हमें, जो लेटेस्ट एग्जाम्पल होते हैं वो भी इसमें नोट करते हुए चलता हूँ, ठीक है। चलिए तो समाज के कितने भेद होते हैं दोस्तों, 6। आपसे अगर भेद पूछ ले कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है बहुव्रीहि, और छठवा है द्वंद्व समास। चलिए तो इसमें हम पहला पढ़ लेते हैं अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास, यहाँ पर मैंने इसकी ट्रिक लिखी है, ट्रिक को ध्यान रखिएगा। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। ट्रिक ये मैंने बनाई है, ये बाकी डेफिनेशन। देखिए अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और उपसर्ग जाति का अव्यय होता है। उपसर्ग माने जो शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं, पास से पीछे उसे आगे, ठीक है। चलिए तो इस समास में क्या हुआ, पहला पद प्रधान हुआ है ना, और उपसर्ग जाति का अव्यय हुआ। अब मेरी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक उल्टा बोलती है इसका, कि पहला पद जो हुआ छोटा हुआ, यानी कि कम अर्थ वाला हुआ। ट्रिक से याद रखना, पहला पद कैसा हुआ, छोटा, कम अर्थ दे रहा हुआ। दूसरा पद बड़ा हुआ, यानी ज्यादा अर्थ रखने वाला हुआ। जैसे देख लेते हैं, आजीवन, आजीवन लिखा है, इसमें किससे अलग है, देखिए आ जीवन, आजीवन, ठीक है, आ है और जीवन है। तो आ क्या है, एक ये पहला पद है, पहला पद क्या हुआ, कम अर्थ वाला, तो कम अर्थ दे रहा है ना। आ का क्या मतलब है, छोटा बड़ा, ये तो नॉर्मली है ना। जीवन, जीवन कितना बड़ा वो दे रहा है ना। देखिए दूसरा पद बड़ा, ज्यादा अर्थ, इसका जीवन का तो बहुत अर्थ है भाई, जीने की इच्छा, जीना, जीवन, जीव, है ना। ये तो जीवन मरण कितना बड़ा अर्थ जीवन तो है ना, आ तो एक छोटा सा अर्थ है। तो ये थी मेरी ट्रिक। बाकी यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन में है तो पहला पद प्रधान होता है, प्रधान यही है ना, इसी के द्वारा इसमें चेंजेस आए, ओके, ये चीज़ है। चलिए
तो देखिए यहाँ से, ठीक है, तो आज इसके एग्जाम्पल करा रहा हूँ। एक तो क्या आजीवन, इसका मतलब होता है जीवन भर, ठीक है। अमरण यानी कि मरने तक, प्रतिदिन यानी कि हर दिन, ओके। प्रतिदिन, प्रति यानी हर, दिन यानी हर दिन, ठीक है। आमरण मरने तक, यथाशक्ति, यथा का मतलब है के अनुसार, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, यथा शीघ्रता यानी कि शीघ्रता के अनुसार, यथा समय, है ना, यथा समय, यथा शांति, निर्विघ्न, है ना, निर्विघ्न बिना विघ्न के, निडर बिना डर के, सपरिवार, बोलते ना सपरिवार आना, सपरिवार, हाँ। चलिए, तो सा क्या होगा, कम अर्थ वाला हो गया पहला पद, दूसरा पद परिवार का तो यार बहुत बड़ा अर्थ होता है, तो ये चीज हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा अव्ययी भाव समास हो गया, है ना। ये इसका एक पैटर्न था कि पहला पद छोटा हुआ कम अर्थ वाला। दूसरी इसकी ट्रिक होती है कि दोस्तों, कि एक ही शब्द कई बार आने पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, अब देखिए एक ही शब्द है, रात रात, दिनों दिन, दिन ही दिन, है ना, हाथों हाथ, हाथों ही हाथों में, धीरे धीरे, भागम भाग, बीचों बीच, साफ साफ, धड़ा धड़, धमाधम, गांव गांव, गली गली आदि, ठीक है। तो दो ट्रिक थी, एक तो पहला पद छोटा होगा कम अर्थ वाला, दूसरा पद बड़ा होगा ज्यादा अर्थ वाला। तीसरी ट्रिक थी कि एक ही शब्द के बार बार रिपीटेशन पर क्या होता है, आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो पहला समास हो गया हमारा। अब पढ़ेंगे यहाँ कौन सा, दूसरा समास, है ना, दूसरा पढ़ेंगे ना। चलिए दूसरा पढ़ लेते हैं, तत्पुरुष। अब यहाँ पर आपका कारक वर्क करेगा, क्या करेगा, कारक जो है वो यहाँ पर आपका वर्क करने वाला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अलग कलर लेंगे, ओके। चलिए देखिए, दूसरा है तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास है दूसरा। दूसरा, पहला था अव्ययीभाव, दूसरा है तत्पुरुष। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें पहला पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। हमारी ट्रिक कुछ उल्टी होगी इसकी। ट्रिक बोलती है दूसरा पद छोटा कम अर्थ वाला हुआ, पहला पद बड़ा ज्यादा अर्थ रखने वाला हुआ, ठीक है। ये ट्रिक बोलती है, ट्रिक से याद रखना, ट्रिक से ज्यादा काम आएगा। दूसरा पद इसमें छोटा हुआ कम अर्थ वाला हुआ, पहला पद बड़ा ज्यादा अर्थ रखने वाला हुआ। इस समास में बीच के शब्दों या विभक्तियों को हटा दिया जाता है। अभी जब कारक में हमने देखा ना, का, की, के लिए, को, से, है ना, इसका, तो वही चीज है। इस समास में बीच के शब्दों या विभक्ति को हटा दिया जाता है। जैसे चिड़ी मार, चिड़ी मार का मतलब होता है दोस्तों चिड़िया को मारने वाला, तो इसमें को हमने हटा दिया, है ना। चिड़ी मार यानी कि चिड़िया को मारना, तो को शब्द हमने हटा दिया और चिड़ी मार हमने जोड़ के लिख दिया, तो ये हो गया आपका चिड़ी मार, ठीक है। तो बीच के शब्दों या विभक्ति को हटा दिया यहाँ से हमने, है ना। और देखिए दूसरा पद छोटा होगा, पहला पद बड़ा, तो चिड़ी मार तो छोटा शब्द है, बट चिड़ी यानी चिड़िया, चिड़िया एक बड़ा शब्द है, तो इस चीज से, ठीक है। चलिए, अब जो आपका तत्पुरुष जो समास होता है दोस्तों, ये 6 प्रकार का होता है, ठीक है। टोटल समास होते हैं 6। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा होता है कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय, चौथा होता है द्विगु, पांचवा होता है बहुब्रीहि, है ना, छठवा होता है द्वंद्व। बट इसमें क्या होता है, ये तो सिंगल है, ये सारे सिंगल हैं, बट तत्पुरुष समास के अलग से 6 प्रकार होते हैं। कितने, 6 टाइप्स होते हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं 6 टाइप। चलिए, तत्पुरुष समास के 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, वही होते हैं जो हमने कारक पढ़े ना, वही तत्पुरुष के छह छह वो होते हैं प्रकार, ठीक है। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष, कर्ता नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। पहला और लास्ट के गायब है, टोटल 8 होते हैं ना अपने कारक, तो पहला और लास्ट का गायब, बाकी 6 एज इट इज है ना। चलिए, कर्म यानी कि वही जिस पर प्रभाव पड़े, फल पड़े। करण जिससे क्रिया की जाए। संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के भाव में। संबंध का की के लिए। अधिकरण में या परिस्थान या समय को बताने वाले, ठीक है। चलिए, तो हम पहला कर लेते हैं तत्पुरुष समास के अंदर कर्म तत्पुरुष, है ना। इसमें क्या होता है, यदि को शब्द हटा दिया गया हो, तो जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, है ना, मारने की क्रिया की जा रही है किसको, चिड़िया को, तो क्या हो गया को, यानी कि इस पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, इस पे असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करना, है ना, तो यश को प्राप्त करना, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष। यहाँ पर को शब्द को हटा दिया। अगला है कर्ण तत्पुरुष, जिससे क्रिया की जाए। यदि शे शब्द को हटा दिया हो, जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, है ना, कर्ण कारक, है ना। से या के लिए, और से होता है ना, से पढ़ा था हमने, देखिए यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको इस तरीके से। देखिए हमने पढ़ा था कर्ण कारक, ठीक है। देखिए आ जाओ, ये है कर्ण कारक, ठीक है, जिससे
क्रिया की जाए या क्रिया करने के साधन को बोलते हैं करण कारक। देख लेते हैं, चलिए जैसे जूम करते हैं उसको। देखिए करण कारक यानी कि यदि शेष शब्द को हटा दिया गया हो, जैसे अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, किससे पीड़ित है भाई, अकाल से। रेखा अंकित, रेखा से अंकित, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, से क्रिया की जाए, किससे, रेखा से और अकाल से पीड़ित। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष समास, यदि के लिए शब्द को हटा दिया गया हो, जैसे देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, है ना। देशभक्ति यानी के लिए शब्द हटा दिए। देशभक्ति आप कैसे बोलोगे देशभक्ति, भाई मैं देशभक्ति हूँ, मुझे देशभक्ति से प्रेम है, यानी कि देश के लिए जो भक्ति की जाए उसे हम तो देशभक्ति बोलेंगे। हथकड़ी, हाथ के लिए जो कड़ी, हाथ के लिए जो कड़ी बनी है उसको बोलते हैं हथकड़ी। ओके चलिए, तो ये है संप्रदान। अगला है अपादान, इससे क्या हुआ, अलग होने का भाव हुआ। जैसे यदि शेष शब्द हटा दिया गया हो अलग होना या जुड़ा होना के अर्थ में, जैसे दयाहीन, इसको कैसे बोलोगे आप खुद से बोल के देखिए, दयाहीन को कैसे बोलोगे, यानी कि दया से हीन, है ना, दया से हीन। शाप मुक्त यानी कि शाप से मुक्त, तो ये क्या है, अलगाव का भाव दे रहा है, दया से हीन, शाप से मुक्त, इस तरीके का। ओके चलिए अगला देख लेते हो, संबंध तत्पुरुष। कौन सा अगला, संबंध तत्पुरुष, काकी के रारी है ना, मैंने बोला काकी के शब्द हटा दिया गया हो, संबंध का अर्थ छुपा होता है इसमें, ठीक है। जैसे राजपुत्र मैंने बताया, राजा का पुत्र, गंगा जल यानी गंगा का जल, है ना। तो गंगा के जल को कैसे बोलेंगे, गंगा का जल, है ना। तो इसको क्या, संबंध तत्पुरुष। ओके अगला है दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में ट्रिक क्या होगी अपनी, यदि मैं शब्द हटा दिया गया हो, जैसे प्रेम मग्न, अब इसको कैसे बोलेंगे कि भाई राहुल जो है वो प्रेम मग्न है, यानी कि प्रेम में मग्न है, ठीक है। राहुल प्रेम में मग्न है, यानी कि राहुल प्रेम मग्न है, मैं वैसे हूं नहीं, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। गृह प्रवेश यानी कि गृह में प्रवेश, दैट इज कॉल्ड गृह प्रवेश। ओके तो ये यहाँ पर हमारे क्या हो गया, जो तत्पुरुष समास के अंदर 6 टाइप थे वो हमने देख लिए, ठीक है। तत्पुरुष के जो 6 टाइप थे वो हमने यहाँ पर पूरे कर लिए। अब ना तीसरा कौन सा है, कर्मधारय समास, ठीक है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कर्मधारय समास, इससे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपके आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे बनते हैं, ठीक है। चलिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, कौन सा, दूसरा पद, ठीक है। कर्मधारय समास में क्या हुआ दोस्तों, दूसरा पद प्रधान होता है। हमारी ट्रिक क्या कहेगी, पहला पद विशेषण यानी विशेषता बताएगा, अथवा या दूसरा पद विशेष यानी दूसरे पद की तुलना होती है, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है, कैसा है प्रश्न का उत्तर मिलता है। ये 3 ट्रिक्स है हमारी, ठीक है। 3 ट्रिक्स है हमारी, दोबारा मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रिक्स है, ठीक है। और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ध्यान रखना। अगर हम डेफिनेशन में जाए तो दूसरा पद क्या हुआ, प्रधान हुआ। ट्रिक जो हमारी कहती है कि पहला पद विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला होगा, है ना, या दूसरा जो पद होगा विशेष होगा यानी दूसरे पद की तुलना हो रही होगी, अथवा एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होगा। और एक ट्रिक और है कि अगर आप इससे प्रश्न करेंगे कैसा है, प्रश्न का उत्तर मिलता है, यानी कि अ, नीला है जो गगन, कैसा है जो गगन, नीला है जो गगन, तो कैसा है का उत्तर मिला ना। महावीर, कैसा वीर, महान है जो वीर, है ना, कैसा है जो वीर, महान है जो वीर, महावीर। ओके उपमेय क्या होती है, उपमेय जिसके समान, सॉरी उपमेय जिसकी उपमा की जाए, है ना, जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके समान की जाए, ओके वो होता है उपमान। ओके चलिए, तो यहाँ पर पहला हमारा एग्जाम्पल है नील गगन, नील गगन, फिर पूछे कैसा गगन, नील गगन, तो नीला है जो गगन, नीला क्या हो गया, विशेषण, नीला ही तो विशेषता बता रहा है, गगन की विशेषता क्या है, नीला, है ना। दूसरा पद प्रधान होगा, है ना। चलिए तो दूसरा पद क्या है, गगन, तो गगन भाई प्रधान है अपने आप में, उसकी वैल्यू है ना। तो नीला है जो गगन। अगला है चंद्रमुखी यानी कि चांद के समान मुख वाली, ठीक है। तो चांद क्या हो गया यहाँ पर विशेषण, महावीर, महान है जो वीर, है ना। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो नीला विशेषता बता रहा है, महान विशेषता बता रहा है, चांद विशेषता बता रहा है। श्वेता अंबर, श्वेत है जो अंबर, यानी ऐसा अंबर जो कि कैसा है, सफेद है, ठीक है। का पुरुष यानी कि कायर है जो पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर कायर क्या होगा, विशेषता। भ्रष्टाचार यानी कि भ्रष्ट है जो आचार, ठीक है। आचार बड़ा शब्द है, बल्कि भ्रष्ट क्या जोड़ दिया, इसके आगे जोड़ दिया कि भ्रष्ट है जो आचार, उसकी विशेषता बतला रहा है। चलिए अगला है दोस्तों लाट साहब, लाट यानी कि जो बड़ा है उसको बोलते हैं लाट है जो साहब। मृग नयनी,
कैसी नयनी, मृग नयनी यानी मृग के समान नयन वाली। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। नर सिंह, सिंह के समान नर, है ना। नर क्या है, उपमेय, नर की विशेषता क्या यारी, किसके समान, सिंह के समान, ठीक है। चलिए, उपमेय मैंने बताया जिसका वर्णन किया जाए, उपमान है जिसके समान वर्णन किया जाए, ओके। चलिए, तो ये हमने कौन सा पढ़ लिया, कर्म धारा, कर्म धारा पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो वर्ड होगा उसकी तुलना की जा रही होगी, वो एक विशेषण बतलाएगा और एक की विशेषता बताई, एक विशेषण होगा और दूसरे की विशेषता बताई जा रही होगी, ठीक है। चलिए, अगला करते हैं द्विगु। द्विगु काफी इसकी ट्रिक काफी ईजी है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। संख्यावाची पद, अब इसी की ट्रिक है कि संख्या वाले शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे कैसे कैसे होगा, चौराहा, चार राहों का मिलन, दैट इज कॉल्ड चौराहा। तो इसमें चार आ गया ना, देखिए संख्या का यूज हुआ, द्विगु यानी संख्या, ठीक है। नवरात्र, 9 रातों का सम, तो यहाँ पर 9 आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, आपकी जो संख्या रूपी शब्द जो है वो इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, तो द्विगु समास काफी इजी होता है, ठीक है। जैसे अगला देखिए, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। तिराह, 3 राहों का मिलन। पंजाब, 5 आबों यानी जल का समूह। पंजाब का नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि वो 5 आबों, 5 नदियों का समूह है, ठीक है। पंचवटी, 5 वर्णों का समूह। षटरस, 6 रसों का समूह। सप्ताह, 7 आहों यानी दिनों का समूह, सप्ताह बोलते हैं ना, तो 7 आहों यानी दिनों का समूह। अष्टाध्यायी, क्योंकि 8 अध्यायों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या, यहाँ संख्या, यहाँ संख्या, यहाँ संख्या, यहाँ संख्या, यहाँ संख्या, संख्या आपको कहीं ना कहीं मिल रही होगी उस चीज में, ठीक है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, शत अब्दों यानी वर्षों का समूह, ठीक है। सतसई, 700 का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। दो धारी, 2 धारों का समूह, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, नेक्स्ट, त्रिशूल, त्रिशूल का क्या होता है, 3 शूलों का समूह। त्रिनेत्र यानी कि 3 नेत्रों का समूह, ओके। चलिए, पांचवा काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अभी ट्रिक वो बताएंगे, इसका एक अलग से चलता है ना, ये अपवाद में, अपवाद मतलब ये स्पेशल है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। जैसे देखते हैं, बहुब्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसकी जो ट्रिक होती है दोस्तों वो ये होती है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। मतलब जो वर्ड लिखा होगा ना, वो उसका मतलब तो निकल रहा होगा, बट वो मतलब तीसरे व्यक्ति के लिए निकल रहा होगा कुछ, है ना, उससे कुछ नया ही शब्द बनना होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ट्रिक क्या रहेगी, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करें, मतलब कुछ नया ही उससे इजाद हो रहा होगा, तो इसको कहते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल देखो, नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ, नीला है कंठ जिनका, ठीक है, नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिनका, नीला कंठ किसका, शिव का। तो देखिए, वर्ड था नीलकंठ, नीला है जो कंठ, पर इसका मतलब निकला शिव जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, तो गिरिधर किसको बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को। 10 आनन यानी 10 हैं आनन जिनके, है ना, रावण के 10 सर थे ना, तो 10 हैं आनन जिनके रावण, तो इससे एक अलग बोलते हैं ना, रावण का दूसरा नाम क्या है, 10 आनन, ठीक है। लंबोदर किसका नाम है, गणेश जी का, लंबा है जिनका उदर। पीताम्बर है ना, पीला है जिनका अंबर, है ना, भगवान विष्णु। हाँ, मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। तीव्र बुद्धि, तीव्र है जिसकी बुद्धि। नकटा, कटी है नाक जिसकी, जैसे सूपनका। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, कौन, विष्णु भगवान, ओके। तो ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कर लेते हैं, देखिए, लास्ट पे ये चतुरानन, कौन है, चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, कौन, किसके 4 आनंद, ब्रह्मा जी के। चक्रपाणी, चक्र है जिसकी पाणी में, कौन, भगवान विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है जिसकी पाणी में, सरस्वती। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, कौन है, शिव जी। तो यहाँ वर्ड कुछ था, उसकी डेफिनेशन कुछ थी, और मतलब तीसरा अलग ही निकल रहा था। तो यही थी, देखिए मैं ऊपर फिर से दिखाता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन, कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा कर रहे होते हैं, इसको ही बोलते हैं बहुब्रीहि समास, और ये सब समासों में श्रेष्ठ है। अभी बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू कि ये श्रेष्ठ क्यों है, ठीक है। अगला है द्वंद्व समास, ये भी काफी इजी होता है। इसमें द्वंद्व होता है, यानी कि दो लोगों की बात हो रही होगी इसमें, जैसे इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे ट्रिक क्या रहेगी, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे या फिर बराबर महत्व के होते हैं, एवं दोनों के बीच और शब्द छुपा हुआ होता है, ये देख लेना बस, और शब्द तुम्हें मिल जाएगा। दोनों क्या हो रहे होंगे, एक दूसरे के या तो समान होंगे या एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे
स्वर्ग नर्क, इसको कैसे लिखेंगे? स्वर्ग और नर्क, ऐसे तो लिखेंगे ना। इसका मतलब क्या होता है? स्वर्ग और नर्क, है ना। माता और पिता, ठीक है। नाक और कान और गला। 36, 6 और 30, 36 को कैसे लिखते हैं? 6 और 30। 24, 4 और 20। रात दिन, रात और दिन। पति और पत्नी, हाँ और ना, हाँ या ना, या भी बोल सकते हैं। सुख और दुख, भाई और बहन, बहू और बेटी, लाभ और हानि, राधा और कृष्ण, रुपया और पैसा। तो यहाँ क्या होगा? देखिए यहाँ पर अपोजिट वर्ड चल रहा था, है ना। यहाँ लगभग सेम ही वर्ड चल, भाई का अपोजिट भाई बहन, है ना। यहाँ पर देखिए रुपया पैसा, है ना, माता पिता ही समान हो गया। तो वही दोनों शब्द या तो एक दूसरे के उल्टे होंगे या फिर बराबर महत्व के होंगे, एवं दोनों के बीच और शब्द छुपा हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको हाइपर लग के ये शब्द मिल रहे होंगे, यहाँ पे मिलेंगे। तो इससे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। द्वंद्व दो लोगों के बीच होता है। ओके चलिए, अब दोस्तों कुछ इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है देख लेते हैं, चलिए। तो दोस्तों अपवाद में क्या है देखिए, अगर विकल्प में, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, यही यही फंसाएगा आपको। अगर विकल्प में बहुब्रीहि समास दिया हो और उत्तर कर्मधारय समास या द्विगु समास हो, तो हम बहुब्रीहि समास को उत्तर मानेंगे। जैसे नीलकमल, नीलकमल हमने पढ़ा था, नीला है जो कमल, पढ़ा था भाई, नीला है जो कमल। ये जिसका होना चाहिए था कर्मधारय समास या पंचतंत्र, पांच है तो तंत्र, द्विगु समास संख्या की बात आ रही है। बट ऑप्शन में क्या दिया था? ये भी दिया था, वो बहुब्री, तो हम बहुब्री पे टिक करेंगे, ठीक है। पंचतंत्र के लिए द्विगु भी दिया, बहुब्री दिया, तब भी हम बहुब्री जो है टिक करेंगे, क्योंकि इसका कुछ एक अलग भी और भी मतलब निकलता, पंचतंत्र, है ना, पांच तंत्रों का सब वाला, है ना, ऐसा कुछ है ना, इस तरीके से। नीलकमल, नीला है जो कमल, नीलकमल किसको बोलते हैं? किसी को बोलते हैं शायद, है ना। तो एक वो चीज़ हो जाएगी। तो इसका कुछ तीसरा ही मतलब निकलता है, इसलिए नीलकमल आ गया आपके पेपर में कि बताइए नीलकमल कौन सा समास है। वहाँ दे दिया कर्मधारय भी दे दिया तुम्हें दे दी बहुब्रीहि। तो भाई दोनों जब दे दी, देखिए सिंगल आएगा तो ये सही है, सिंगल आएगा तो ये सही है, बट अगर दोनों आ गए तो फिर बहुब्रीहि पे जाओगे, क्योंकि बहुब्रीहि जो है ये क्या है? सब समास, देखिए बहुब्रीहि समास को सब समासों में श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, अब इसके हम और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरी सेकंड पीडीएफ है, जो मेरे सेकंड नोट से, ये ब्लैक पेज के नोट है, मतलब ब्लैक रजिस्टर था उसके नोट से। तो फटाक से इसको देख लेते हैं, इससे आपका एक रिवाइज भी हो जाएगा, क्विक रिवाइज, ठीक है। इस वीडियो को देखिए, 2018 के नोट्स हैं मेरे, ओके। और थोड़ा बड़ा करके छोटे कर लेते हैं, चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। तो 2018 के नोट्स बने थे मेरे, उसी में से आपको दिख रहा होगा। ओके चलिए, समास हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह बैठा है। समास दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तथा इनसे मिलकर जो पद बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। इसमें थोड़े से एग्जाम्पल चेंजेस है, ठीक है चलिए। समास के तोड़ने को विग्रह कहा जाता है। समास का विलोम ध्यान रखना, विलोम ध्यान रखना, समास का विलोम होता है व्यास। ओके, समास के टोटल 6 विध होते हैं, हमने अभी पढ़े थे। पहला क्या है? अव्ययी भाव। देखिए, अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और वह उपसर्ग जाति का अव्यय होता है तथा पूरा पद मिलकर क्रिया विशेषण अव्यय हो जाते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको इससे पहले, हमने जो पढ़ा था, ठीक है। मैं ग्रीन लूँ तो चलेगा ना, रेड ले तो ठीक है ना। ट्रिक मैंने इसके पहले बताई थी आपको कि पहला पद कैसा होगा? छोटा, पहला पद कैसा होगा? छोटा, कम अर्थ वाला होगा, ठीक है। जैसे यथा शक्ति, तो यथा तो छोटा है, शक्ति बड़ी, तो यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, यथा स्थान स्थान के अनुसार, यथा साध्य साध्य के अनुसार, सपरिवार परिवार सहित, प्रति पल प्रत्येक पल, ये होते हैं आपके अव्ययी भाव। इसमें देखिए पहला पद छोटा मिल रहा होगा आपको, स, यथा, प्रति, है ना। इसकी या फिर वर्ड जो रिपीट होता है, जैसे हाथों हाथ, हाथों ही हाथों में, गांव गांव प्रत्येक गांव, गली गली प्रत्येक गली, मंद मंद यानी धीरे धीरे, खंड खंड, खंड के बाद फिर खंड, घर घर प्रत्येक घर, धमाधम, धमा के बाद धम, धड़ाधड़, धड़ के बाद धड़, पुनः धड़, भागम भाग, भागने के बाद पुनः भागना। तो ये क्या है? आपके रिपीटेड वर्ड है, ठीक है। तो एक वर्ड जो दो बार आता है उसको भी हम अव्ययी भाव कहते हैं, है ना। जैसे निर्भय, बिना भय के, तो नी छोटा है ना इसमें, निर्भय। निडर, है ना, नी छोटा है। बेरहम, है ना, बेवफा, बिना वफा के। निर्विवाद, बिना विवाद के। प्रत्येक, प्रति एक, एक एक, है ना। तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। चलिए, यहाँ थोड़े एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा है दोस्तों तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष के हमने काफ़ी सारे भेद भी पढ़े थे, 6 भेद होते हैं। तो जिस समास में दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, यानी कि
दूसरा पद कम अर्थ वाला होगा, पहला पद जो है वो ज्यादा अर्थ वाला होगा। ये हमने ट्रिक भी पढ़ी थी। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद कितने? तो जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष समास उसी नाम से जाना जाता है। कर्ता तथा संबोधन कारक का तत्पुरुष समास नहीं बनता, इसलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये मैंने बताया था कि कारक जो 8 होते हैं उसमें पहला और लास्ट वाला छोड़ दो, बाकी के 6 के क्या होते हैं आपके टाइप्स होते हैं। तो पहला पढ़ लेते हैं कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए, पहला क्या था? कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के पूर्व पद में को यानी को का लोप होता है ना। तो कर्म को, कर्म के लिए हमने विभक्ति क्या पढ़ी थी? को। तो देखिए परलोक गमन, यानी कि परलोक को गमन, तो को हटा दिया यहाँ से। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। मनोहर, मन को हरने वाला। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। रक्त पिपासु, रक्त को पीने वाला। जलधर, जल को धारण करने वाला। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला। अग्निभक्षी, अग्नि को खाने वाला। सर्वभक्षी, सबको खाने वाला। तो यहाँ पर को शब्द जो है उसे हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए, कर्म तक कर्ण तत्पुरुष यानी कि से या के द्वारा जो विभक्ति है उसका हटा दिया जाए। जैसे भयाकुल, भय से आकुल। तारों भरी, तारों से भरी। मन गणत, मन से गणत। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा रचित। ओके। पर्णकुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी। भूख मरा, भूख से मरा। हैदराबाद, हैदर के द्वारा आबाद। गुरु दक्ष, गुरु से दक्ष। ओके। तो ये हो गया आपका कर्ण तत्पुरुष में से या को के द्वारा विभक्ति हटा देते हैं। इसके बाद आता है संप्रदान, के लिए विभक्ति। तो के लिए विभक्ति को हटा देते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विधान सभा, विधान के लिए सभा। तो यहाँ के लिए शब्द हटा दिया। अपादान हमने पढ़ा था अलग होने के सेंस में, यानी कि इसमें से यानी कि अलग होना का लोप हो जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर, चलिए। पाप मुक्त, क्या बोलेंगे अपन? पाप से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। कर्महीन, कर्म से हीन। स्वादहीन, स्वाद से हीन। गंधहीन, गंध से हीन। शक्तिहीन, शक्ति से हीन। राजद्रोह, राज से द्रोह। जल जात, जल से जात। पदच्युत, पद से च्युत यानी अलग होने वाला, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों संबंध तत्पुरुष, यानी काकी के शब्द हटा दिए गए होंगे ना, काकी के शब्द। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजकुमार, राजा का कुमार। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राजमहल, राजा का महल। गंगा, गंगा का जल। भारत रत्न, भारत का रत्न। रामचरित्र, राम का चरित्र। अमृत धारा, अमृत की धारा। जीवन साथी, जीवन का साथी। माधव, माँ का धव। माँ यानी लक्ष्मी का, धव यानी पति। इसको बोलते हैं लक्ष्मी का पति इजिकल टू माधव। ओके। इसे अगर कर्म धारा भी आ गया तो वहां पर भी आप ले सकते हो, ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो, क्योंकि ये क्या है, लक्ष्मी के पति थे माधव। तीसरा ही अर्थ निकल रहा है इससे। ओके। चलिए, अगला है तत्पुरुष समास का आखिरी कि अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? अधिकरण, यानी कि इसमें में या पर का लोप हो जाए। जैसे आप बीती, आप पर बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम। हरफन मौला, हरफन में मौला। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। साहित्य रत्न, साहित्य में रत्न। निशाचर, निशा में चरने वाला। तो ये हो गया आपका अधिकरण, ठीक है। चलिए, तत्पुरुष समास के कुछ अन्य उदाहरण भी, जैसे अनेक, नायक, ठीक है। अनेक का होता नायक। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। पनडुब्बी, पानी में डूब कर चलने वाली, तो में विभक्ति हुई। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली। सॉरी दोस्तों। ऊंट पटांग, ऊंट पर टांग, बेतुका, है ना। मृत्युंजय, मृत्यु को जय करने वाला। धनंजय, धन को जय कर, धन को जीतने वाला। अमंगल, नामंगल या अछूत, है ना, नामंगल, ठीक है। अछूत का क्या हुआ? ना छूत, जिसको छुआ ना जाए। ओके। चलिए, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास पढ़ लेते हैं। चलिए, द्विगु मैंने आपको बताया था अभी कि जिसमें संख्या आ जाए, है ना, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, विशेषण रूप से द्विगु समास कहते हैं। जैसे अष्टाध्यायी, 8 आ गए, देखो। 8 अध्यायों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिकाल, 3 कालों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह। तिराहा, 3 राहों का मिलन। चौराहा, 4 राहों का मिलन। ओके। चलिए, इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। और लीजिए, लीजिए आप एग्जाम्पल लीजिए बस। चौमासा, 4 मासों का समूह। पंचवटी, 5 वटियों का समूह। चतुर्दिश, 4 दिशाओं का समूह। पंचभुज, 5 भुजाओं का समूह। क्या है? त्रिवेणी, त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह, यानी धारा, बेड़ी यानी धारा, ठीक है, बेड़ी यानी धारा।
सप्ताह 7 आहों का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, अठकोना 8 कोनों का समूह, छमाही 6 माहों का समूह, तिमाही 3 माहों का समूह, त्रिगुण 3 गुणों का समूह, पसेरी 5 शेरों का समूह, त्रिशूल 3 शूलों का समूह, दुधारी 2 धारियों का समूह, शताब्दी शत अब्दों का समूह, सतसई 700 का समूह, शतांश 7 अंशों का समूह। ओके, तो यहाँ पर संख्या देखिए हमारा द्विगु लगा देना। अब आते हैं द्वंद्व समास पर भाई। द्वंद्व मैंने बताया था और शब्द या शब्द या और शब्द छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। अपोजिट वर्ड मिलेंगे या सेम वर्ड मिलेंगे, तो देख लेते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है जैसे, और दोनों पद प्रधान होंगे, डेफिनेशन देख लेना, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान, ठीक है, द्वंद्व में। भाई बहन यानी कि भाई और बहन, पति पत्नी पति और पत्नी, अन्न जल अन्न और जल, नर नारी नर और नारी, राधा और कृष्ण, दाल और रोटी, हरिहर हरि और हर, नमक मिर्च नमक और मिर्च, 36 6 और 30, 48 8 और 40, राजा रंग राजा और रंग, नाक और कान और गला, ठंडा गर्म ठंडा या गर्म, लाभ हानि लाभ होगा या हानि होगी, है ना, पाप और पुण्य, पाप या पुण्य, सुख और दुख, यश और अपयश, है ना, धर्मो धर्म धर्माधर्म यानी कि धर्म या अधर्म। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास, हो गया। चलिए अगला हम पढ़ लेते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या बोलता है, जिस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो तथा दोनों पद मिलकर तीसरे की विशेषता बताए, वहां बहुब्रीहि समास होता है। एक और बचा हमारा कर्मधारय, उसको पढ़ेंगे ना। तो बहुब्रीहि समास में तो कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरे की ही विशेषता बताई जाती है ना, मतलब दोनों मिलकर किसकी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। जैसे दशानन हमने पढ़ा, रावण एक दंत, एक है दांत जिनका, किसका, गणेश जी का, वीणा पाणी सरस्वती आ गए लो, है ना, चक्रपाणी यानी कि विष्णु जी आ गए, गरुड़ ध्वज ये विष्णु का था, गरुड़ है जिसका ध्वज बीज, भूतेश भूतों के हैं ईश जो शंकर जी, भूतनाथ भूतों के हैं नाथ जो शंकर जी, चंद्रमौली चंद्र है जिनकी मौली में कौन है भाई, शिव जी है, ठीक है, जलज जल से जन्मा कौन है भाई, कमल लो, नकटा नकटी है नाग जिसकी सूप लगा, मंद बुद्धि मंद है जिसकी बुद्धि, तीव्र बुद्धि तीव्र है जिसकी बुद्धि, सुरेश सुरा है ईस है जो, है ना, सुरा की ईस है जो। चलिए अगला है दोस्तों पवन सुत, पवन के सुत यानी कि पुत्र है जो, पवन सुत माने होता है पुत्र, तो पवन के सुत कौन है, हनुमान जी। पीताम्बर पीला है अंबर जिनका, कौन है भाई, श्री कृष्ण जी। अनंग बिना अंग का है जो, कौन है, कामदेव। मनुज मन में जन्म लेने लेता है जो, कौन, मन में कौन जन्म लेता है, कामदेव मनुज, ठीक है। चतुरान चार हैं आनंद जिसके, ब्रह्मा। तो यहाँ पर देखिए मतलब एक वर्ड है, मतलब दो वर्ड मिलके किसी तीसरे की ही विशेषता बता रहे थे, वहाँ होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए लास्ट है हमारा कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है, अथवा जिस समास में एक पद उपमेय तथा दूसरा पद उपमान होता है, जैसे विशेषण विशेष, लाल मिर्च, तो मिर्च कैसी है, लाल, मिर्च हो गया विशेषण, इसकी विशेषता बतलाई, विशेषता क्या है इसकी, लाल, तो ये होगा विशेषण। कर्मधारय, ठीक है, जैसे अंधकूप, अंधकूप जैसे अंधा है जो कूप, है ना, अंधा है जो कुआं, अंधकूप, ठीक है। चलिए अध पका, आधा है जो पका, नील कमल नीला है जो कमल, लाट साहब लाट यानी बड़ा है जो साहब, ठीक है। चलिए महात्मा महान है जो आत्मा, नव युवक नया है जो युवक, है ना, युवक भी कैसा, नया हो जो, अरुणाचल अरुण है जो आंचल, आंचल कैसा, अरुण हो, खुशबू खुश है जो, बदबू बुरी है जो, बू, तो बू की स्पेलिंग, बू की विशेषता क्या, बुरी होना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ से देखिए प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, भ्रष्टाचार भ्रष्ट है जो आचार, लाल टोपी लाल है जो टोपी, टोपी की विशेषता क्या, लात होना, लाल होना, सॉरी, महाविद्यालय महान है जो विद्यालय, विद्यालय कैसा, महान, तो ये विशेषता है। महाराजा महान है जो राजा, कैसा, महान। श्याम सुंदर श्याम है जो सुंदर, छुट भैया दैट इज छोटे हैं जो भैया, नीलकंठ नीला है जिनका कंठ, बट यहाँ ध्यान रखना, यहाँ क्या लगाएगा, बहुब्रीहि लगाएंगे, यदि दोनों समास आ जाएंगे तो बहुब्रीहि लगाएंगे, कर्मधारय नहीं, क्योंकि ये थे शिव जी, ठीक है, शिव जी थे, ओके। इसका तीसरा मतलब भी निकला, ध्यान रखना इस चीज़। उपमेय जिनका वर्णन किया, उपमान जिसके समान किया, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए जैसे चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाली, मृगनयनी मृग के समान नयन वाली, प्राण प्रिय प्राणों के समान प्रिय, नरसिंह सिंह के समान नर, लौह पुरुष लोह के समान पुरुष, घनश्याम घन यानी बादल, बादल यानी घन के समान श्याम, हो गए। चलिए तो यहाँ पर हमने दोस्तों सारी करा दी, और वो वाला जो ध्यान रखना जो मैंने बताया बहुब्रीहि वाला, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपका जो समास वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर दिया, ओके।
तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और इसके अलावा ये कंप्यूटर वाला वीडियो जरूर देख लेना ऑलशिप का, और ये वाला वीडियो जरूर देख लेना भाई, OMR शीट किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। और ये सारा मैंने आपको करा ही दिया लगभग। चलिए, तो इतना ही रखते हैं दोस्तों इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोनों, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।